नेक्स्ट है इसमें राज्य के कुछ गैर आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व कौन से हैं? जनसंख्या, भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता। ये तो ऐसे आवश्यक तत्व हैं कि इसके बिना हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन हर राज्य में इन 4 तत्वों के अलावा कुछ अन्य तत्व भी समान रूप से पाए जाते हैं। इसमें नेक्स्ट है स्थिरता, परमानेंस, कि जो राज्य है वो सदा स्थायी रहता है, राज्य कभी नष्ट नहीं होता। मान लो किसी एक राज्य पर दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया, युद्ध होगा तो एक जीतेगा एक हारेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो उसमें जो जीतने वाला राज्य है उसका कब्जा हो गया दूसरे राज्य पर और उसकी जनसंख्या पर, उसकी संपत्ति पर। माने जो राज्य हार गया उसका नाम एक बार धूमिल हो गया, मिट गया। लेकिन उसके जो राज्य के लोग थे वह कौन से राज्य के सदस्य हो गए? विजयी राज्य के। माने राज्य तो रहा, नाम बदल गया। तो इसलिए जो राजनीतिक विचारक हैं वो ये कहते हैं कि राज्य हमेशा रहता है, राज्य कभी समाप्त नहीं होता। सेकंड है इसमें समानता। ये जो 4 तत्व हैं राज्य के, जनसंख्या, भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता, उसमें हमने कल पढ़ा था कि जनसंख्या भी चीन जैसे देश भी हैं 135 करोड़ वाले जनसंख्या वाले, और ऐसे देश भी हैं जहाँ जनसंख्या 20,000 25,000 है। तो ऐसे में क्षेत्रफल में भी भिन्नता है, कुछ देशों का क्षेत्रफल बहुत अधिक है और कुछ देशों का कम है। तो जनसंख्या है, क्षेत्रफल है या आर्थिक शक्ति है, हर देश के भिन्न भिन्न है। लेकिन इसके बावजूद हर देश का जो दर्जा है वो समान है। प्रभाव अलग अलग हो सकता है, जैसे विश्व में अमेरिका का प्रभाव और इसी तरह से चीन है, जर्मनी है, इनका प्रभाव अधिक है, लेकिन दर्जा सबका समान है। चाहे कोई बड़ा राज्य है चाहे कोई छोटा राज्य है, उनकी संख्या जो है हर एक ही काउंट होगी। जैसे यूएनओ में 193 सदस्य राष्ट्र हैं, सदस्य देश हैं। तो ऐसे में जब वहाँ महासभा में मतदान की बात आती है तो चाहे कोई छोटा राष्ट्र है चाहे कोई बड़ा राष्ट्र है, वोट सबका एक ही है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। नेक्स्ट है इसमें मान्यता। कोई भी नया राज्य जब अस्तित्व में आता है, कोई भी नया देश जब अस्तित्व में आता है, तो राजनीतिक विचारक कहते हैं कि उसको मान्यता मिलनी चाहिए। मान्यता कौन देगा? जो पहले से विद्यमान राज्य है, जो पहले से विद्यमान देश है। और विचारक ये कहते हैं कि जब तक दूसरे देश ये नहीं मानते कि हाँ ये एक नया देश, ये एक अलग देश है, तब तक वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सदस्यता नहीं ले सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो बांग्लादेश है 1971 में अस्तित्व में आया, उससे पहले क्या स्थिति थी? वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो 1971 में जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया तो भारत ने भी मान्यता दी और देशों ने भी उसको मान्यता दी। लेकिन किसी भी नए देश के लिए कितने पहले से विद्यमान देशों की मान्यता जरूरी है, इस बारे में कोई निश्चित संख्या नहीं है। सिर्फ मान्यता मिलनी चाहिए, संख्या निर्धारित नहीं है कि कितने देशों की मान्यता हो तब जाकर उसको हम नया देश या नया राज्य स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट है एकता। एकता का अर्थ क्या होगा? कि जो एक ही राज्य में रहने वाले लोग हैं वो एक ही संप्रभु के अधीन हो, माने शासक एक ही हो, शासन करने वाली जो शक्ति है वो एक ही हो, एक ही राजनीतिक प्रणाली हो, और उस राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत उस शासक द्वारा या शासन व्यवस्था द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो एक ही समय में सब पर समान रूप से लागू हो। संप्रभुता एक में निहित हो, ऐसा नहीं हो कि कोई और विदेशी शक्ति आकर भी उसमें अपने जो कानून है उनको मनवा रही है, ऐसी स्थिति ना हो। जहाँ संप्रभु 2 हो गए, इसका अर्थ है कि वो राज्य भी 2 हो गए।
एक संप्रभु एक राज्य। एक ही राज्य में यदि संप्रभु दो हैं तो फिर वो राज्य भी एक नहीं रहेगा, वो दो राज्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें, ये तो थे राज्य की कुछ गैर आवश्यक तत्व। अब इसमें हम ये जानेंगे कि क्या निम्नलिखित राज्य हैं। आपके ये जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें आता है ये बहुत बार। कोई भी नाम दे दिया किसी भी राज्य का, किसी भी प्रांत का या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, और आपसे ये जवाब चाहिए कि क्या ये राज्य है, तो आपको उसमें बताना है इस आधार पर कि आपने ये देखनी है कि जनसंख्या, भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता, ये 4 तत्व हो तब हम उसे राज्य कहेंगे। तो क्या इसके पास चारों तत्व हैं? यदि हैं तो ये राज्य है, यदि नहीं है तो राज्य नहीं है। फर्स्ट इसमें आ जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य है? ये राज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसके पास कोई प्रभुसत्ता की शक्ति नहीं है कि ये अपने नियमों का पालन दूसरों से कराए। नियमों का पालन करा सकता है, लेकिन यदि कोई देश इसके नियमों को नहीं मानता, इसको 193 देश इसके सदस्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है इसके अंतर्गत, सारी व्यवस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, लेकिन यदि कोई देश इसके नियमों को नहीं मानता तो इसमें दंड देने की शक्ति नहीं है। प्रभुसत्ता नहीं है तो मतलब वो अलग देश या अलग राज्य नहीं है। सेकंड है इसमें पाकिस्तान। पाकिस्तान राज्य है या नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके पास जनसंख्या, भूमि, सरकार, प्रभुसत्ता, ये चारों जो तत्व हैं वो विद्यमान है। नेक्स्ट है इसमें संघ की इकाइयां। हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली है। एक सरकार केंद्रीय स्तर पर है और प्रांतों में अलग अलग सरकारें हैं। तो संघ की इकाइयां हमारे देश में जो प्रांत है, क्या वो राज्य हैं? ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपके लिए। संघ की इकाइयों के पास अलग से कोई प्रभुसत्ता नहीं होती। वो निश्चित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति तो रखती हैं, लेकिन वो अलग से देश या अलग से राज्य नहीं है। वो केंद्रीय सरकार के अधीन कई मामलों में कार्य करती हैं। और हमारे देश में तो ये जो संघ की इकाइयां हैं, हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, जितनी भी 28 इकाइयां हैं, इनकी अलग अलग सरकारें जरूर है, लेकिन इनका अलग अलग संविधान नहीं है। और ये जो सरकारें हैं एक ही संविधान के अधीन, जो भारत का संविधान है उसके अंतर्गत कार्य करती हैं। और इसके पास विषय कितने हैं राज्य सरकारों के पास? मात्र 66 विषय हैं जिस पर ये कानून बना सकती हैं। और उसमें भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसे अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है, इनसे वो कानून निर्माण की शक्ति वापस भी ली जा सकती है। तो ये अलग से देश नहीं है। आप कंफ्यूज इसलिए हुए हो क्योंकि हमारे देश में संघ की इकाइयों को राज्य कहा जाता है। तो ये कंफ्यूजन अपना दूर कर लो, नहीं ये 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो गलत हो जाएंगे। यहाँ जब राजनीति विज्ञान में हम राज्य शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो उसका अर्थ देश है, और हमारे देश में इन प्रांतीय इकाइयों को राज्य कहा गया है। तो लेकिन ये देश तो नहीं है ना। प्रांतीय इकाइयों को हर देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड में इनको कैंटन कहा जाता है, तो कैंटन्स तो कैंटन्स ही होंगे, प्रांत तो प्रांत ही होंगे, नाम से उनको कोई दे दिया जाए। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हरियाणा राज्य है, तो यहाँ राज्य का शब्द अर्थ जो है देश है। आपको उस हिसाब से उसका आंसर देना है। जनसंख्या, भूमि, सरकार, प्रभुसत्ता को मद्देनजर रखते हुए कि जो राज्य के 4 तत्व हैं, देश, क्या ये अलग से उस मायने में देश है या मात्र एक देश की प्रांतीय इकाई है। नेक्स्ट है इसमें ब्रिटिश अधिराज्य। इंग्लैंड के अधीन काफ़ी देश थे, आज़ाद हो गए, लेकिन उनमें से कुछ देश आज भी ऐसे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। वहाँ जो सर्वोच्च पद है गवर्नर जनरल का, उस पर नियुक्ति इंग्लैंड की महारानी करती है।
तो इसलिए कुछ विचारक ये कहते हैं कि फिर वो उनकी प्रभुसत्ता हस्तक्षेप हो गया ना, जबकि जो वास्तविक स्थिति है वो ये है कि जो इंग्लैंड की महारानी है वो उसी व्यक्ति को ही गवर्नर जनरल वहाँ नियुक्त करती हैं जो वहाँ की जो नियम हैं, जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं, उनकी जो इच्छा होती है उसी व्यक्ति को ही गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। महारानी अपनी इच्छा से किसी को भी उस पद पर नियुक्त नहीं कर सकती। और दूसरा, इन देशों के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, न्यूजीलैंड के पास ये शक्ति है कि वो जब भी चाहें इस पद को समाप्त कर सकती हैं, और जब भी चाहें ब्रिटेन की महारानी की ये जो शक्ति है उसको भी समाप्त कर सकती हैं। तो इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जिन्हें अधिराज्य कहा जाता है ये भी राज्य हैं। इनके पास जो 4 तत्व हैं, जनसंख्या, भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता, ये गवर्नर जनरल के पद पर जो नियुक्ति इंग्लैंड की महारानी के द्वारा की जाती है वो उनकी प्रभुसत्ता में या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं है। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ कंट्रीज। जो राष्ट्रमंडल है वो भी कैसे देशों का संघ है? इसमें भी वही देश हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, स्वतंत्र हो गए, और उन्हीं देशों का ही ये संघ बना हुआ है राष्ट्रमंडल के नाम से। साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है, अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो इंग्लैंड की महारानी करती है। तो कुछ विचारक कहते हैं कि जब इंग्लैंड की महारानी उस अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, और देश कौन से हैं जो कभी ब्रिटिशर्स के अधीन थे, तो क्या राष्ट्रमंडल के जो देश हैं, सदस्य देश हैं, वो राज्य हैं, माने वो स्वतंत्र देश हैं, प्रभुसत्ता संपन्न देश हैं या नहीं है? तो इसका जवाब भी यही आएगा कि वो सभी प्रभुसत्ता संपन्न देश हैं। ये जो संगठन है वो मात्र इसलिए बनाया गया कि जो देश आज़ाद हुए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्त हुए, उनकी समस्याएं एक जैसी थी, और ये संगठन बनाया गया कि वो परस्पर मिलें और अपनी समस्याएं साझा करें, और आपस में जो संधियां समझौते हैं व्यापार को बढ़ाने के या फिर और समस्याओं के समाधान के, वो आपस में मिलजुल कर सकें। समस्याएं एक जैसी हैं तो मिल बैठकर वो समाधान भी ढूंढ पाएँ। तो जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं ये जब चाहें इसकी सदस्यता त्याग सकते हैं। 1971 में जब बांग्लादेश अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया, अलग राज्य के रूप में, तो इंग्लैंड ने भी उसको मान्यता दी। तो पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ कंट्रीज की जो सदस्यता थी वो त्याग दी, लेकिन थोड़े समय बाद पाकिस्तान फिर से इसका सदस्य बन गया। माने जो सदस्य देश है जब चाहे इसकी सदस्यता त्याग सकते हैं और जब चाहे दोबारा भी ले सकते हैं, अपनी इच्छा के स्वयं मालिक हैं। उनकी प्रभुसत्ता के क्षेत्र में ब्रिटेन की महारानी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। नेक्स्ट है इसमें भूटान। क्लियर होगा ना ये भूटान अलग देश है या नहीं है, क्योंकि उसके बाद जनसंख्या, भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता सब कुछ है। क्लियर है यहाँ तक?